हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, डेप्रीसिएशन में हम HOTS क्वेश्चंस पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें MCQs आज क्लास में डिस्कस करने हैं। चलिए तो MCQs देख लेते हैं एक एक। अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा दिमाग में रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, तो MCQs से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है हमारा क्या? Depreciation arises because of wear and tear, inflation, fall in the value of the asset or none of these। तो बच्चों, fall in the value of asset क्या होता है? वो खुद ही depreciation होता है। लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे और सीधे बोलोगे अरे depreciation arises because of the fall in the value of the asset, आप सीधे C टिक कर दोगे। लेकिन बच्चों, C गलत जवाब है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट होता है, लेकिन वो अराइज क्यों होता है? ठीक है, उसका रीजन क्या है? अराइज क्यों होता है? तो आपको रीजन क्या बताना है? ड्यू टू वेयर एंड टेयर। आ रहा है समझ में? तो आपका आंसर क्या होगा इसका? ए। असेट को यूज करते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, धीरे धीरे असेट की वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसलिए ए आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट MCQ है, द लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट इज डेबिटेड टू। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट बच्चों किस में डेबिट करते हैं? बताओ जरा। रिजर्व्स में डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन फंड में डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, या नन ऑफ दीज में करते हैं? तो बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हमेशा हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो लॉस ऑन सेल है, ठीक है, वो क्या है? आप उसको क्या करते हो? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस तरह से एंट्री करते हैं टू मशीनरी या टू असेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने लॉस बुक करा है, डेबिट किया है, इसको हम मार के कहाँ लेके जाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेबिट क्या करेंगे? P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल। आ रहा है समझ में? जैसे डेप्रिसिएशन को मार के लेके जाते हैं, वैसे लॉस को भी मार के लेके जाएंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट इज डेबिटेड टू। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहाँ पे डेबिट करेंगे हम? P&L अकाउंट में जाके हमारा ये लॉस बुक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए नेक्स्ट, थर्ड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मीन्स अ मेथड बाय विच द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल्स ईयर बाय ईयर. The amount on which depreciation first calculated falls year by year. The rate as well as the amount to which it is applied falls year by year, या none of the above. तो बच्चों, diminishing value method में क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो बच्चों कांस्टेंट रहता है। अगर आपको बोला WDV 10% WDV से आपको निकालना है, तो क्या आपका रेट हर साल गिरता जाता है क्या? 10%, 5%, 2% ऐसा होता है क्या? नहीं, आपका रेट तो 10% ही रहता है हर बार। लेकिन क्योंकि उसको आप WDV पे कैलकुलेट करते जाते हो, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करते, तो क्या होता है? हर साल आपका डेप्रीसिएशन गिरता जाता है। तो बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, द अमाउंट ऑन विच डेप्रीसिएशन फर्स्ट कैलकुलेटेड फॉल्स ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो हमने पहले सपोज 1 लाख पे डेप्रीसिएशन निकाला था, तो 1 लाख पे 10% लगाया, कितना हुआ? 10,000। तो अब हम नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे बच्चों? 90,000 पे। ठीक है, तो अब आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 9,000। अब आपका कितना आया? 81,000। अब आप नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? 81,000 पे। तो देखा, पहले आप 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, फिर आप 90,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया, थर्ड ईयर आपने 81,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया। तो क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया था जिस अमाउंट पे, वो हमारा साल दर साल हर साल गिरता जा रहा है। क्लियर हो रहा है इतना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट मेथड अंडर विच depreciation is charged at a fixed percentage on the book value of the asset. Depreciation is charged at the fixed percentage on the original cost of the asset. Depreciation is charged on original cost of asset but depreciation rate changes. None of the above. तो बच्चों, हम सबको पता है सबसे सही जवाब क्या है? फोर्थ का बी। डेप्रिसिएशन SLM में हम चार्ज करते हैं फिक्स्ड परसेंटेज से। किस पे बच्चों?
जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का, अगर एसेट आपने 1 लाख का लिया है तो हर साल आप 1 लाख पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा के, सपोज 10% है तो 10% हर साल आप 1 लाख पे लगा के हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे। दिस इज SLM मेथड, ठीक है। तो हर बार आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही फिक्स परसेंटेज जो दिया है डेप्रिसिएशन का वो चार्ज करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4th का बी। क्लियर है। 5th, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू। अब अगर आपने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आप एंट्री क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री करते हो, ठीक है। तो आप क्या डेबिट कर रहे हो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। असेट का कॉस्ट, डेफिनेटली अगर असेट का कॉस्ट कम होता जाएगा तो हमारा डेप्रिसिएशन भी अफेक्ट होता जाता है, ठीक है। असेट का कॉस्ट जो भी होगा, जैसे सपोज आपका 1 लाख आपने मान के चला, तो 1 लाख पे अगर आप लगाओगे तो आपका डेप्रिसिएशन अलग आएगा। लेकिन सपोज इसमें हम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जोड़ देते हैं, ठीक है, और आप दूसरे अपने क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी जोड़ देते हो मशीनरी को लाने का, तो अब आपका बच्चों 1,15,000 कॉस्ट हो गया, ठीक है टोटल। तो आपका डेप्रिसिएशन 1,15,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख पे, ठीक है। इसलिए बच्चों आपका अगर आप 1 लाख पे लगा दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन अलग आ जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ असेट जो है ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है हमारा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है बच्चों, हम देख चुके हैं। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कि हाँ कितने में उसका रद्दी का भाव में वो बिकेगा, वो भी हम एस्टिमेट करते हैं कि उसकी प्रोडक्टिव लाइफ के यूसेज के बाद वो कितने में बिकेगा। तो वो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट भी हमारा बिल्कुल उसको अफेक्ट करता है डेप्रिसिएशन को। इसलिए आपका 6th का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा था, देखा था हमने, उसमें हमने ये तीनों फैक्टर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि कैसे डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट इज कैश ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन एट ऑल। तो बच्चों ट्रांजैक्शन तो है, कैश ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। लेकिन हाँ वो इंटरनली कंपनी के जो भी असेट्स होते हैं उन पे वो डेप्रिसिएशन जो भी रेट है उसको डिसाइड करके, मेथड वगैरह जो है वो डिसाइड करके वो इंटरनली डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट क्या हो जाता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो जाता है। चलिए, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेप्रिसिएशन कॉज नहीं करता। एफ्लक्स ऑफ टाइम बिल्कुल कॉज करता है डेप्रिसिएशन, समय का बीतने के कारण डेप्रिसिएशन लगता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, तो बच्चों प्राइस फ्लक्चुएशन से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मार्केट प्राइस से रिलेटेड होता है प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। और हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, हमारे कॉस्ट पे लगता है, ठीक है, कॉस्ट या WDV पे लगता है। क्लियर है इतना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं कॉज करता है डेप्रिसिएशन को। चलिए नेक्स्ट है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी, वॉलंटरी, डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ असेट्स या नन ऑफ दीज। तो बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कंपलसरी। चलिए नेक्स्ट, अ मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 80,000, ठीक है। तो मशीन का कॉस्ट दे दिया गया है, क्या दिया है, 80,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन इज 20,000। तो हमने इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस भी इनकर किए, तो टोटल बच्चों कॉस्ट क्या हो जाएगा मशीनरी का, 1 लाख, क्योंकि उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए हमें इंस्टॉलेशन खर्चे भी करने पड़े, तो 1 लाख रुपए इसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years इज 10,000। तो रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है 10,000 और हमें यूजफुल लाइफ के ईयर्स दे दिए कितना, 4 years।
अब क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर SLM मेथड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 विल बी। ठीक है, तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है क्या, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लाख कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22,500 पर ईयर आप चार्ज करोगे SLM बेसिस पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए, 10th का ए। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ रिजर्व प्रोविजन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों डेप्रीसिएशन एक तरीके का खर्चा होता है। ठीक है, तो खर्चा होने वाला है, हमें पता है एसेट की वैल्यू गिरने वाली है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रोविजन। सॉरी। डेप्रीसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो बच्चों डेप्रीसिएशन कुछ नहीं बल्कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको याद होगा हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या एग्जाम्पल लिया था, आपको याद है हमने गुलाटी जी का एग्जाम्पल लिया था, मशहूर गुलाटी। तो 1 करोड़ रुपए उन्होंने एडवर्टीजमेंट के चार्ज किए, अगर हम, लेकिन उसका फायदा हमें 4 साल तक मिलने वाला है। उन 1 करोड़ रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं डॉक्टर गुलाटी को हमारा एम्बेसडर बना के, रसगुल्लों का एम्बेसडर बना के। तो अब वो बच्चों अगर आप 1 साल में, पहले ही साल में जब आपने 1 करोड़ रुपए उनको दिए, तब अगर आप पूरा खर्चा उसको चार्ज कर लोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, वहीं पर हमें इस 1 करोड़ जो हमने मशहूर गुलाटी को दिए हैं, ठीक है, वो हमारे 4 साल तक काम आने वाले हैं। तो हम इस 1 करोड़ को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डेफर कर लेते हैं, तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख तो हम 25-25 करके इसको एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बच्चों अगर आपने कोई मशीन खरीदी, चलो ये 1 करोड़ को आप क्या मान लो कि 1 करोड़ की आपने क्या खरीद ली, मशीन खरीदी, और आपको लग रहा है कि आप इस मशीन को 4 साल तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो मशीन को हम प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। तो अगर आप पहले ही साल पूरा 1 करोड़ को आप खर्चा अपने बुक्स में आप अपना दिखा दोगे खर्चा, तो सीधे सीधे आपका कितना भारी खर्चा हो जाएगा और आपकी प्रॉफिट अफेक्ट होगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। और इस 1 करोड़ का फायदा आपको क्योंकि 4 साल तक मिलने वाला है, तो हम बच्चों क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपए पहले साल चार्ज ना करके हम 25-25 लाख रुपए का उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये 25-25 लाख क्या हो जाता है हमारा, डेप्रीसिएशन। समझ में आ रही है, वही हो रहा है बच्चों। तो आपने जो मशीन 1 करोड़ की खरीदी उसको आप थोड़ा थोड़ा डेप्रीसिएशन के रूप में हर साल राइट ऑफ करते जाते हो, अपना खर्चा बुक करते जाते हो। तो 1 करोड़ को आपने 4 हिस्सों में एज खर्चा बुक किया है, तो इसलिए आपका बच्चों क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन एक कौन सा एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि 25 लाख का जो डेप्रीसिएशन लग रहा है ये हमारी 1 करोड़ की मशीन है, इसको हम एक साथ ना करके हर साल दर साल डेफर करते जा रहे हैं। क्लियर है, हमने उसको बांट दिया है। चलिए बहुत सिंपल सा था ये भी। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बोथ वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको कहा। अगर 1 करोड़ का फायदा 4 साल तक मिल रहा है तो हम 1 करोड़ को पहले ही साल पूरा चार्ज ना करके उसको उसके जितने साल तक फायदा मिलने वाला है उस कॉस्ट को उतने में डिवाइड करके एलोकेट कर रहे हैं। तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख, तो ये हमने हर साल उसको कॉस्ट को एलोकेट कर दिया है। क्लियर है इतना? ठीक है, वैल्यूएशन नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम एसेट को वैल्यू करने के लिए डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम अपने कॉस्ट को बांटने के लिए उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट को बांटते हैं, एलोकेट करते हैं, ताकि एक साल में पूरा हमें एसेट का कॉस्ट ना भुगतना पड़े। बहुत सिंपल है। तो यही बस कॉस्ट को एलोकेट करना ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन। चलो, तो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, a machinery which 2 lakh is depreciated at 25% per year using the written down value method, at the end of 3 years it will have a net book value of, तो हमें 3 साल बाद उसका WDV निकालना है। चलो तो देख लेते हैं फटाफट।
2 लाख की मशीन थी, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से। 2 लाख की मशीन पे 25% निकालो, कितना हो गया 50,000। तो अब आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बची 1,50,000। अब 1,50,000 पे फिर 25% लगा, ठीक है, कितना 37,500, ठीक है। ये मेरी WDV है फर्स्ट ईयर की। इसके बाद 1,50,000 में से 37,500 माइनस किया, तो अब मेरा क्या आ गया 1,12,500। ये मेरी क्या आ गई सेकेंड ईयर की WDV। फिर मैंने 1,12,500 पे 25% चार्ज किया, तो कितना आया 28,125। तो अब मेरे थर्ड ईयर की WDV कितनी आ जाएगी ईयर एंड पे वैल्यू 1,12,500 माइनस 28,125, तो 84,375। अब मेरा आंसर आ जाएगा B 84,375, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो थर्ड ईयर पे मेरे असेट की वैल्यू इतनी बचेगी। क्लियर हो गया इतना? चलिए बच्चों, बहुत सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टोटल असेट्स या फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो हम सबको पता है कि बच्चों डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, हमेशा और हमेशा फिक्स्ड असेट्स पे चार्ज होता है। क्लियर है? फिक्टिशियस असेट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज टू राइट ऑफ, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो टैंजिबल असेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जो इनटैंजिबल असेट्स हैं उन पे अमोर्टाइजेशन लगता है, और जो हमारे वेस्टिंग असेट्स हैं दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज उनको क्या बोलते हैं डिप्लीशन, ठीक है। उनका वॉर्न ऑफ होना, उनका खत्म होना क्या होता है डिप्लीट होना। चलिए, तो इंटैंजिबल असेट्स आपका आंसर हो जाएगा इसका, अमोर्टाइजेशन आपका इंटैंजिबल असेट्स पे लगता है, आंसर इज बी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स, क्या होता है जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं WDV मेथड में वो कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है बच्चों, डिक्रीज होता रहता है, लेकिन SLM में कॉन्स्टेंट रहता है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन WDV में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज टू राइट ऑफ फिक्स्ड असेट, टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स अदर देन लैंड, तो ये ज़्यादा सही आंसर है। फिक्स असेट सही आंसर था, बट हमारा ज़्यादा सही, देखो सही और ज़्यादा सही में भी डिफरेंस करते हुए आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स अदर दैन लैंड, ये ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर है, तो इसलिए हम बी को चूज करेंगे। इंटैंजिबल पे क्या लगता है अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग पे क्या लगता है डिप्लीशन। चलिए, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, WDV पे लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे। तो बच्चों SLM में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा WDV पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो भी पहले वाला प्रीवियस WDV रहता है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसमें से कौन सा नहीं है डेप्रिसिएशन का कॉज, वेयर एंड टेयर नहीं, वेयर एंड टेयर के कारण डेप्रिसिएशन लगता है, टाइम के पास होने से लगता है, एफ्लक्स ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम के कारण डेप्रिसिएशन डेफिनेटली लगता है, एक्सीडेंट के कारण भी लगता है, लेकिन मार्केट वैल्यू के गिरने से ऊपर जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उससे डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ जो असेट को अक्वायर करते हैं कॉस्ट को, उसको हम बेसिकली हर सालों में एलोकेट कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कितनी जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सी। An asset was purchased for 5 lakh and as per reducing balance 20% depreciation is charged every year. What is the value of assets at the end of the 3 years? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो 5 लाख असेट की वैल्यू थी, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 5 लाख पे लगाते हैं 20%, कितना हुआ 1 लाख, तो 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब कितनी वैल्यू बची 4 लाख, तो ये फर्स्ट ईयर की WDV आ गई हमारी। अब 4 लाख पे लगाओ 20%, कितना 80,000, तो 80,000 हो जाएगा। अब WDV कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 3,20,000, ये हमारी सेकेंड ईयर की WDV हो गई। अब थर्ड ईयर की लगाते हैं, तो 3,20,000 पे 20% लगाओ,
कितना हुआ 64,000। तो अब मेरी WDV थर्ड ईयर की कितनी आ जाएगी 3,20,000 माइनस 64,000 दैट इज 2,56,000 मेरी थर्ड ईयर की WDV है। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका बी 2,56,000। तो थर्ड ईयर के एंड पे आपकी असेट की वैल्यू बची है 2,56,000। चलो क्लियर है इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सारे MCQs भी हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है तो एक बार जो हमने डेप्रिसिएशन के जो कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस बनाए हैं, जो लेक्चर्स लिए हैं, आप प्लीज़ एक बार उनको जाके देखिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे डेप्रिसिएशन को लेके। तो चलिए बच्चों, अब आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चालू करने वाले हैं, तो जल्दी मिलते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए